नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले के मैथ फर्स्ट ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके अवकलन और अवकलज के अनुप्रयोग दोनों ख़त्म हो गए हैं, है ना। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मैथ सेकंड, समाकलन इंटीग्रेशन, जो कि आपके आने वाले पेपर में, या तो आपका पेपर हाफ ईयरली हो गया होगा या आने वाला होगा प्री बोर्ड में, और साथ ही साथ बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ठीक है। एक समाकलन और एक निश्चित समाकलन से। ध्यान रखिएगा, अवकलन से क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन उतने बढ़िया क्वेश्चन अवकलन से और अवकलज के उपयोग से बन नहीं पाते जितने अच्छा क्वेश्चन समाकलन से बनते हैं, और निश्चित समाकलन से और समाकलन के अनुप्रयोग से। तो आप लोग को बाबू पहले ही स्टार्टिंग में बताए थे कि कैलकुलस जो टॉपिक है, कैलकुलस टॉपिक ही बहुत बड़ा टॉपिक है, अवकलन समाकलन दोनों इसके भीतर है ना। और इन्हीं दोनों टॉपिक से मैक्सिमम मतलब 50% चांसेस, 50% नंबर इन्हीं दोनों से आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समाकलन का आज स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं समाकलन के बारे में, क्या होता है समाकलन। अवकलन तो सभी पढ़ लिए। तो देखो बाबू कि समाकलन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का अवकलन करते हैं, पहले भी कर चुके हैं। मान लो कि अगर हम साइन एक्स का अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स, याद है ना सभी को। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं तो ये आता है भाई कॉस एक्स, है ना। तो बाबू समाकलन का परिभाषा जानते हो क्या होता है, इसी अवकलज का, है ना, अवकलन का ठीक व्युत्क्रम, है ना। जैसे कि किसी भी फंक्शन का अवकलन किए जो वैल्यू आया, अगर इसका समाकलन कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा। नहीं समझे, फिर से देखो, अगर कोई भी फंक्शन है, मान लो साइन एक्स है, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स करें और वो आ जाए कॉस एक्स, ठीक है। तो अभी क्या बोले, समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। किसी भी फंक्शन का डी बाई डी एक्स करने पर जो भी फलन आगे प्राप्त होता है, यदि इसका समाकलन कर दें तो हमें वास्तविक फलन प्राप्त हो जाता है। मतलब कि अगर cos x का हम कर दें समाकलन, अर्थ है समाकलन को ऐसे दर्शाते हैं, साथ ही साथ इधर dx लिखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कर दें तो ये डायरेक्ट आ जाएगा sin x, बात समझ में। तो बस समाकलन का अर्थ ही है, अवकलन का ठीक उल्टा 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 करते जाओ। जितना अवकलन पढ़े उसका विपरीत, जैसे 2 कदम आगे बढ़े तब दो कदम पीछे आते जाना है अवकलन में, समाकलन में। क्लियर। तो चलो अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली लिख लो और याद कर लो, ठीक है। बस 10-12 या हमें लगता है 15-16 फार्मूले हैं, सभी फार्मूलों को याद कर लेते हैं। जैसे देखो कि अभी बोले हैं कि अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन, तो एक तरफ लिखते हैं अवकलन, एक तरफ लिखते हैं समाकलन, ताकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो कैसे, अच्छा कोई भी यदि फंक्शन पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल का अगर हम लोग अवकलन करें, जैसे कि हमें पॉलिनोमियल मिलता था n, अगर हम लोग इसका d बाई डी एक्स करते थे तो आता कितना था भाई, एक पावर कम हो जाता था और इतने से ही मल्टीप्लाई हो जाता था ना। अच्छा अगर इसी तरह हम d बाई डी एक्स करें किसी फंक्शन n+1 अपॉन n+1 का, तो बताओ इसका क्या होगा भाई, n+1 आगे आएगा, है ना, और n+1 में से एक n कम हो जाएगा, n+1 ऊपर से नीचे कट जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारे पास x की पावर n। समझ में आ रहा है कुछ। देखो एक बार इसको, अगर हम कह रहे हैं n+1 है अपॉन n+1 है, इसका अवकलन करना है, n कोई नंबर है, तो अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n+1 होगा क्या, n+1 से n+1 उड़ गया, क्या बचा, +1 माइनस 1 x की पावर n, बच गया कि नहीं बच गया। अर्थ है कि अगर ऐसे फंक्शन का अवकलन करें तो x की पावर n मिलता है, और यदि x की पावर n का जाहिर सी बात है अगर समाकलन करें तो यही मिलने वाला होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें पहला समाकलन की, समाकलन को दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, और इसके भीतर रहता है कोई भी फंक्शन, है ना, और बाद में लिखा जाता है जिसका फंक्शन है उसी के सापेक्ष समाकलन। क्लियर। तो समाकलन ऑफ x के पावर n dx कितना हो जाएगा, जितने का अवकलन करके इतना प्राप्त किए हो, इसका अगर समाकलन कर दे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये नया है, ये पुराना है कि नहीं, ये हम बहुत पहले से याद करते आ रहे हैं, तो इसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से लिखवाएंगे कि इसके थ्रू उसको आप लोग याद कर लें। अब इसी तरह देखो, इसी क्रम में अगर दूसरा फॉर्मूला देखा जाए, तो दूसरा फॉर्मूला अगर मान लो कि कहीं फंक्शन ऐसे दिया हुआ है d बाई डी एक्स एक्स का,
तो x का बाबू समाकलन अवकलन कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये जरा बताओ कि अगर इसका समाकलन कर दें, x का अवकलन किए तो 1 आया, 1 का समाकलन करें तो क्या मिलना चाहिए, x। तो याद हो गया दूसरा फॉर्मूला क्या, समाकलन ऑफ यदि 1 इंटू dx हो तो 1 का हमेशा समाकलन कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, याद करते चलो। इसके बाद तीसरा बात करते हैं, यदि d/dx तुम्हारे पास साइन x है तो साइन x का अवकलन क्या होता है भाई, कॉस x होता है ना। तो कॉस x का समाकलन क्या होगा, साइन x। ठीक है, एकदम आसान है, कॉस x का समाकलन आ जाएगा साइन x। ठीक, अगर हम बात करें बाबू चौथा कि d/dx करते हैं हम किसका भाई, माइनस कॉस x का, तो ये मिलता है हमको साइन x। कॉस x करते हैं तब नो प्लस साइन x मिलता है, सॉरी कॉस का करते हैं तो माइनस साइन मिलता है, अगर माइनस कॉस का करेंगे तो प्लस साइन में मिलेगा। ठीक है, तो प्लस साइन मिलेगा। तो जरा सोचो कि अगर इधर करें साइन x का समाकलन तो हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस कॉस x। क्या मिलना चाहिए भाई, साइन x का अगर हम समाकलन करें d/dx से तो मिलेगा माइनस कॉस x। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो इधर साइन का करते हैं तो प्लस कॉस आता है, इधर कॉस का करते हैं तब प्लस साइन आता है, और साइन का करते हैं तो माइनस कॉस। ठीक इसका उल्टा, जो इसमें प्लस देता है वो उसमें माइनस देता है, जो उसमें माइनस देता है वो इसमें प्लस देता है। ठीक है, अच्छा पांचवा की बात कर लेते हैं। अगर मान लो कि d/dx तुम्हारे पास 10x है तो भाई 10x का अवकलन क्या होता है, याद है 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। अच्छा, तो इसी हिसाब से बात करें तो समाकलन अगर हम कर दें सेक स्क्वायर x का तो क्या मिलेगा हमको, 10x। बात समझ में। तो कहीं भी दिखे ऐसे फोटो सेक स्क्वायर x dx तो इसका मतलब ये क्या है भाई, 10x। बात समझ में, क्या है ये, 10x। अच्छा एक बात और समझना, जब भी समाकलन हम करते हैं किसी भी फंक्शन का समाकलन करते हैं तो समाकलन करने से इसके बगल में एक कांस्टेंट आता है c। ठीक है, क्या आता है, एक कांस्टेंट c आता है। क्लियर, बात समझ में ना। हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी भी फलन का समाकलन करते हैं तो उसके बगल में एक अचर आता है c, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और समाकलन में ये c हमेशा आता है। क्लियर, और देखो इसमें भी फिर c आएगा, इसमें भी c आएगा, तो c ऑलवेज सभी में रहता है। 12th में कभी भी c के बारे में ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है कि c को क्या कहा जाता है, क्या क्यों लिखा जाता है, इसका यूज़ क्या है, लेकिन इसका यूज़ बीएससी वगैरह में एमएससी में बहुत बढ़िया खासा यूज़ है। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर c कांस्टेंट समाकलन के बाद जाहिर सी बात है आना ही है, क्योंकि यह क्षेत्रफल निकालता है और अवकलन का व्युत्क्रम करेंगे तो एक अचर राशि प्लस में जरूर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद देखो छठा नंबर की अगर हम लोग बात करें, सेक हो गया, सॉरी 10 हो गया, 10 के बाद क्या आता है भाई, d/dx cot x। तो cot x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। हमको चाहिए इधर प्लस वाला, क्योंकि इधर हम सब इसका समाकलन करना चाहते हैं ना। तो जरा सोचो कि अगर हम माइनस कॉट एक्स का अवकलन कर दें तो ये मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कॉट एक्स का अगर अवकलन कर दें तो मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसी हिसाब से अगर इसका समाकलन कर दें तो क्या मिलना चाहिए, माइनस कॉट एक्स। क्लियर, क्लियर है ना भाई। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन कर दें तो कितना मिलेगा, कॉट एक्स प्लस सी। देखो ये सभी को याद है, ये सभी को याद करना है, ठीक है ना। साथ ही साथ याद करते चलो, x के पावर n हो जैसे फॉर्मूला। देखो यहाँ एक बात और ध्यान देना, n कभी भी क्या होना चाहिए भाई, एक भी ले सकते हैं, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, n जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, वहाँ पे 1 हो जाएगा। या फिर जीरो के अलावा -1 भी नहीं होना चाहिए। एक बात और ध्यान देना, अगर -1 भी हो गया तब गड़बड़ हो जाएगा। x कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, जीरो रहेगा तब तो यहाँ 1 बन जाएगा और 1 का अवकलन करेंगे तो x आ जाएगा, लेकिन -1 रहेगा तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तब वो डिवाइड में चला आएगा, डिवाइड में आएगा तो अलग फार्मूला बनेगा। क्लियर। तो देखो अगर हम कह दें कि समाकलन करो भाई x स्क्वायर का, तो n की जगह कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का समाकलन करेंगे भाई तो क्या होता है, पावर 1 बढ़ जाता है और जितना बढ़ता है उतने से डिवाइड हो जाता है। इधर क्या था, पावर 1 घट जाता है और जितना घटता है उतना आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एकदम उल्टा काम हो रहा है ना समाकलन में। तो यहाँ पावर 1 बढ़ जाएगा, 2 1 3 बटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं
2 में 1 पावर बढ़ जाएगा और नीचे भी 2 में 1 बढ़ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा भाई c, तो ओवरऑल मिलेगा x³ + 3 c। ठीक है, चलो ये 6 हो गए। अब देखो कुछ और फॉर्मूले हैं, पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 6 के बाद और कौन कौन से हैं भाई? अगला है हमारे पास 7वां कॉसेक x का, ठीक है, या फिर सेक x का ले सकते हैं। कितने हो गए? चलो सेक x का 7वां d/dx। अगर हम लोग सेक x का बाबू अगर अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है बताओ? सेक x का अवकलन करते हैं तो मिलता है सेक x × tan x, मिलता है ना। तो यदि बताओ तब फिर इसका समाकलन कर दें तो सेक मिलना चाहिए, है ना, बात समझ में आई। तो देखो सेक x का अवकलन किए तो ये बना, इसका समाकलन कर देंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है ना, कर दो समाकलन 7वें का। इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x dx, कितना मिलेगा भाई? सेक x + c। क्लियर, चलो अब इसके बाद देखो 8वें की बात करते हैं। अगर d/dx बाबू हो गया माइनस कॉसेक x, है ना, माइनस कॉसेक x का अगर अवकलन किया जाए तो ये मिलता है कॉसेक x कॉट x। जनरली कॉसेक x का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉसेक x कॉट x होता है, लेकिन हमें इसका इंटीग्रेशन करना है इसलिए इसको पॉजिटिव बना दिए तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। जैसे ही इसको पॉजिटिव बनाए तो अगर इसी का अगर हम लोग समाकलन कर दें कॉसेक x कॉट x का तो मिलेगा क्या भाई? माइनस कॉसेक x + c। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं 9वां d/dx करें अगर हम किसका भाई? साइन इनवर्स। चलो अब यहाँ तक तो सारे कुछ पॉलिनोमियल्स के फंक्शन खत्म हो गए, यहाँ से पूरे साइन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन खत्म हो गए। अब आते हैं क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके भी तो अवकलन होते हैं भाई। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम बात करें बाबू साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1/√1 - x²। ठीक है, तो यदि बताओ इसका समाकलन करना है तो समाकलन किसका करें? इसका करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसका करेंगे तो ये मिल जाएगा। उल्टा होता है, जो इसके बराबर दिया है इसका समाकलन करो तो ये मिल जाता है। तो हमें कभी भी अगर बाबू तुम्हारे सामने ऐसा फोटो दिखा तो क्या करना है? इसका समाकलन तुरंत कर दो, मिल जाएगा साइन इनवर्स x + c। सोचने की भी ज़रूरत नहीं, कहीं भी ऐसा दिखा तो साइन इनवर्स x + c। क्लियर? और फिर ऐसे ही आ जाओ, याद हो रहा है ना भाई? cos x का समाकलन sin x का समाकलन माइनस cos x, tan x का समाकलन sec² x का समाकलन tan x और cosec² x का समाकलन माइनस cot x। साइन इनवर्स x तो कर नहीं सकते, cosec x cot x का माइनस cosec x और sec x tan x का tan x। क्लियर है ना, sec x + c। और साथ ही साथ जब 1/√1 - x² dx करेंगे तो ये मिलेगा साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वही अवकलज साइन इनवर्स x का समाकलन होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे 9वां के बाद 10वां, मतलब भाई साइन तो हो गया, कॉस कर लो। तो कॉस के लिए क्या होता है? कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास होता है -1/√1 - x²। अर्थ है बस माइनस तो लगाए। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं फंक्शन तुम्हें माइनस में दिख गया, किस में दिख गया भाई? माइनस में दिख गया, या फिर हम इधर तो माइनस कभी रख ही नहीं रहे, बराबर में माइनस आ रहा, ऐसे काम करो कि ये माइनस यहाँ हटा दो, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे भाई अगर 1/√1 - x² है, हमको कॉस में चाहिए तो हम किस में लिखेंगे? माइनस कॉस इनवर्स x। जैसे इसका अगर समाकलन करें और यही दिखे, देखो दोनों ऊपर नीचे सेम दिख रहे हैं,
लेकिन एक बार साइन इनवर्स एक बार हो गया, एक बार क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। जरा ध्यान देना, ये होगा डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को कॉस इनवर्स एक्स की ज़रूरत है तो इसी से हम कॉस इनवर्स एक्स बना सकते हैं, लेकिन माइनस में। अगर इसी फंक्शन से साइन की ज़रूरत है तो हम साइन भी बना सकते हैं। इधर क्या दिख रहा है हमको, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक और लेते हैं, 11वां। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, tan इनवर्स एक्स कितना होता है, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जाहिर सी बात है, अगर इसका समाकलन कर दें तो हमको मिलेगा क्या भाई, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। कहीं ऐसा फोटो दिखे, इसका समाकलन करना हो तो क्या करेंगे, अगर हमको समाकलन करना हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। साथ ही साथ भाई अगला देखो 12, डी बाई डी एक्स अगर हमको कैसा दिखे भाई, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स माइनस में देता है, तो अगर यहाँ कॉट में ही माइनस लगा दे तो प्लस में देगा। ठीक है, ये फिर यही मिलता है। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको इधर पॉजिटिव चाहिए क्योंकि समाकलन इधर वाला राइट हैंड साइड का हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है। तो पहले कर भी सकते हैं यार भाई, यहाँ माइनस में कहीं हो सकता है, कहीं क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिख जाए, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन अगर प्लस में ही दिखे फंक्शन और हमें tan की कोई ज़रूरत है नहीं, किसी भी क्वेश्चन में हमको कॉट की ज़रूरत है, तो हम इसे माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही। चलो अगला देखो, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स यदि हम करते हैं भाई किसका, कॉट हो गया। अब बनाते हैं सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सही है, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अच्छा ये सोचो कि अगर इसी का अगर हम लोग समाकलन कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो हमें क्या मिलेगा भाई, सेक इनवर्स एक्स मिलेगा प्लस सी। क्लियर है ना, कोई सोचने वाली बात है क्या, नहीं, लेकिन याद करने वाली बात है। सब याद कर लो, ज़रूरत पड़ेगा इसका। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये बताएंगे नहीं, फटाफट क्वेश्चन बनते ही चला जाएगा। अब इसके बाद अगला देखो, 13 हो गया, 14वां कॉसेक के लिए देख लेते हैं, फिर ऊपर का मिटा दे। चलो अगर हम बात करें, सेक हो गया ना, अब कॉसेक की, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। ध्यान रखना कि कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें माइनस में चाहिए नहीं तो माइनस कॉसेक में लगा लो। माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस लग गया तो नीचे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसी का समाकलन कर दे तो हमें ये मिलना चाहिए, है ना। कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर। अगला देखो 15 नंबर, ये तो अब खत्म हो गया, कॉसेक तक हो गया, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन खत्म हो गया। अब बचा कुछ स्पेशल केसेस वाले फंक्शन, उसको भी देख लेना। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स की, है ना, एक्सपोनेंटियल फंक्शन आता है, तो हम बाबू बताए थे कि एक्सपोनेंट्स का अवकलन कुछ नहीं होता, है ना, जो एक्सपोनेंट है वही देता है। हाँ, अगर इसके ऊपर इंटीजर है तो इंटीजर भी आगे चला जाता है, लेकिन इंटीजर यहाँ चेंज नहीं होता, कभी नहीं चेंज होता। भूल के भी यहाँ इंटीजर एक ठो कम मत कर देना, है ना।
तो इसका अवकलन करते हैं तो ये मिलता है e के पावर x। लेकिन यदि इसी e के पावर x का समाकलन कर दें तो क्या कोई चेंजेस आएगा भाई? जब अवकलन में कोई चेंज नहीं आया तो समाकलन में कैसे चेंज आ सकता है? संभव ही नहीं। तो यह भी आंसर देगा e के पावर x प्लस सी। अर्थ है कि अगर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन करते हैं तो उसमें चेंजेस नहीं आता, तो क्या समाकलन करेंगे तो चेंजेस आएगा? नहीं आएगा, व्युत्क्रम ही तो है। क्लियर है ना? चलो अब इसके बाद देखो एक और होता है log x। एक्सपोनेंट हो गए, अब log की बात करते हैं। जैसे कि ऐसे लिख दे 16, ठीक है, d/dx log x। तो भाई ये बता दो log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन, ध्यान देना ये मॉड में रहता है, क्योंकि log x माइनस हो चाहे प्लस हो, प्लस में होना चाहिए, तभी इसका फॉर्मूला बनता है 1/x। स्टार्टिंग में ही लिखवा चुके हैं x जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? x के पावर n+1/x के पावर n+1 के लिए, ठीक है। तो log x का अगर अवकलन करें तो 1/x, तो मतलब इसका अवकलन करें तो ये मिलना, समाकलन करें तो, है ना। तो कहीं भी बाबू ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी अगर 1/x dx का समाकलन होता है तो ये देता है भाई log x। समझ में आ रहा है क्या देता है? log x। देखो इसीलिए इसको कह रहे थे, यहाँ अगर -1 हो गया तो ये 1/x हो जाएगा, और 1/x का समाकलन करेंगे तो log x मिलेगा, ना कि एक ठो बढ़ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। और इसके बाद देखो एक और आता है, एक और देख लेते हैं, d/dx। कौन सा? एक और फंक्शन है हमारे पास, a के पावर x अपॉन log a। हाँ, ये भी सही है। a के पावर x का क्या होता है भाई? a के पावर x का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो ये कितना मिलता है? सबको याद है, a के पावर x log a बेस e, है ना। हमको चाहिए पूरा log a के पावर x, तो ये इधर लेके भगा लो, ठीक है। ये कितना मिलेगा हमको? a के पावर x, मतलब a के पावर x के बटा log x कर लो, log a कर लो, तो ये क्या हो जाता है? a के पावर x वैल्यू देता है। अर्थ है कि अगर हम लोग समाकलन करते हैं a के पावर x dx का, तो ये मिलता है a के पावर x अपॉन log a बेस e छिपा रहता है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आए? तो इतने थे फॉर्मूले हमारे समाकलन के। ये पूरे के पूरे 17 फॉर्मूले हैं, 17 फॉर्मूले के अवकलन और समाकलन, टोटल के 17 ही फॉर्मूले हैं। इसके साथ एप्लीकेशंस बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि हम इतने दिन से अवकलन ही तो पढ़ रहे हैं। अगर 17 होते तो अभी तक कहीं ही ख़त्म हो गया होता, है ना। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल रूप से 17 ही है, अवकलन भी और समाकलन भी। तो इसको आप लोग को याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो जान लेते हैं, समाकलन के प्रॉपर्टीज़। तो ये तो हो गया समाकलन का फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज़ है उसको जान लेते हैं। क्या है भाई प्रॉपर्टी, क्या है समाकलन का? जैसे अवकलन का था वैसे ही समाकलन का भी कुछ होगा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है? समाकलन के गुणधर्म, ठीक है। समाकलन के एक बात और ध्यान रखना कि समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन, ठीक है। जैसे कि अगर हम कह दें कि ये कोई है, यहाँ कोई फंक्शन है और फंक्शन dx का है, जो भी वैल्यू देता है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसको कहीं भी बाउंड नहीं किया गया। बाउंड करने का मतलब यदि ऐसे कह दे कि x बराबर 1 से लेके x बराबर 4 के बीच में ही समाकलन करो, तो ये क्या कर दिए? इसको बांध दिए ना। तो जैसे अगर बाउंड कर दिए तो ये हो गया निश्चित समाकलन,
और यही बाउंडेशन इसको नहीं दिए तो ये हो गया अनिश्चित समाकलन। तो इसका मतलब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म, ठीक है, अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जैसे कि इसमें पहला प्रॉपर्टी जान लो क्या होता है कि अगर कोई भी, हाँ जैसे अभी बताए ना कि अवकलन करो, जो अवकलज दे रहे हैं उसी अवकलज का समाकलन करो, फिर वही फंक्शन मिल जाता है ना। फंक्शन का अवकलन किए अवकलज मिलता, डेरिवेटिव का फिर समाकलन कर दिए वही वाला फंक्शन मिल गया। तो अगर हम कह दें पहला गुणधर्म कि d/dx, फिर उसी समाकलन का अगर हम कर दें तो हमको क्या मिलेगा भाई, जरा सोचो, यहाँ डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव का समाकलन कर रहे थे तो हमको डायरेक्ट वो फंक्शन मिल जा रहा था, उसी फंक्शन का अगर अवकलन कर दें तो हमको मिल जाता है f(x). समझ में आई बात? एक बार और समझो, क्या बोले हैं कि यदि फंक्शन है, फंक्शन का समाकलन किए, समाकलन करने पर जो भी वैल्यू आई उसका फिर अवकलन कर दिए तो हमें नया वाला फंक्शन मिल जाता है ना। जैसे देखो, अगर d/dx sin x कर रहे हैं, है ना, देखो d/dx sin x कर रहे हैं तो कितना मिलता है हमको, cos x, ठीक है। अच्छा जरा ये सोचो कि cos x का हम कर दें समाकलन, ठीक है, और फिर इसी का कर दें क्या, d/dx, समाकलन करने के बाद d/dx कर दें तो फिर क्या मिलता है हमको, cos x मिलता है कि नहीं मिलता, यही वाला फंक्शन बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई? यहाँ पर जो फंक्शन होता है वही बाहर निकल जाता है। अरे देखो ना, cos x का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, sin x, और sin x का फिर अवकलन करेंगे क्या मिलेगा, cos x। समझ में आया? यदि f(x) का समाकलन करें फिर इसका अवकलन कर दें तो f(x) मिलता है, ठीक है, बात समझ में आई? और इसी प्रकार यदि ऐसे ही एक और होता है कि यदि कोई f'(x) का समाकलन कर रहे हैं, मतलब पहले अवकलन कर दिए, ठीक है, और फिर इसका समाकलन कर रहे हैं, तब ये हमको फिर से वही वाला फंक्शन दे देता है f(x). क्लियर? अवकलन करके समाकलन करें फिर भी हमको वही फंक्शन, देखो जैसे यहाँ समाकलन करके अवकलन किए तो फिर हमको f(x) मिला, और यदि अवकलन करके फिर समाकलन कर दें फिर भी वही f'(x) मिलेगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये है, ऐसे हो गया, समाकलन ऑफ d/dx, कौन सा ले लें, d/dx, ये क्या कर दिए हम, हाँ चलो कोई ले लेते हैं, d/dx sin x ले लेते हैं, और sin x का अगर अवकलन करके फिर समाकलन करें, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, cos x, और cos x का फिर d/dx करेंगे क्या आएगा, sin x। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब दोनों बात सेम ही है। ऐसा अगर f(x) dx है तो वो f(x) देता है यदि d/dx कर ले, और पहले d/dx करके अगर समाकलन करते हैं फिर भी वो f(x) ही देता है, पहला वाला ही फंक्शन देता है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, याद रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसका कि अगर कोई दो अनिश्चित समाकलन है ना, क्लियर है ना, तो वो जो होता है, जैसे मान लो कि अनिश्चित समाकलन ऐसे हो गया f(x) dx, क्लियर, दो अनिश्चित समाकलन f(x) dx, हाँ। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी, यदि कोई दो ऐसे फंक्शन है जिसका अवकलज समान है, अवकलज मतलब समझे, d/dx किए और वो समान हो गया, सेम हो गया, तो ऐसे फंक्शन का, जैसे मान लो कि ये अवकलज देगा, ये समान हो गया d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ gx, कोई अलग फंक्शन dx के, तो बाबू ये जो समतुल्य होता है ना, ये फिर से हमें लास्ट में देखो क्या वैल्यू देगा। मान लो कि ऐसा हो गया तो इसको इधर लेके चले आओ, क्या बनेगा भाई, d/dx इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो फंक्शन मिलेगा f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। जरा समझना, यदि किसी फंक्शन का अवकलज समान हो तो उसका समाकलन भी क्या होता है, समान होता है। क्लियर है ना?
समझ में आ रहा है? ये होगी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, यदि किसी समाकलन का अवकलन करे तो वो अंदर वाला फंक्शन ही देता है। यदि किसी अवकलन करने के बाद उसका समाकलन करे फिर भी वही वाला फंक्शन देता है। यदि कोई दो अवकलज समान हो तो उस अवकलज समान होने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो समाकलन भी समान हो जाता है ना। तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। इसके बाद देखो बात करें अगर तीसरी प्रॉपर्टी की, तो वो क्या कहता है भाई, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 है ना। तो देखो ये ऐसा है कि यदि कोई फंक्शन है ना, ऐसा प्रॉपर्टी नंबर 3, एफ एक्स और क्या भाई जी एक्स, दो फंक्शन है, दोनों प्लस में, और इस प्लस में है, फिर बाहर से अगर इसका समाकलन कर दिया जाए तो ये बराबर होता है दोनों अलग अलग समाकलन के, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। क्लियर? अगर कोई दो फंक्शन प्लस में है, प्लस करने के बाद उसका समाकलन करो, या फिर दोनों को अलग अलग समाकलन करके प्लस करो, दोनों का बात सेम ही है। क्लियर? ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। याद रहेगी? क्या बोले? दो फंक्शन प्लस करो, प्लस करके इंटीग्रेशन करो, या फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके प्लस करो, दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब बात करते देखो इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स को ऐड करके इंटीग्रेशन करें तो दोनों को इंटीग्रेशन करने के बाद ऐड करें, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, हाँ तो भाई देखो ये सब बात समझ में आई। इसके बाद देखो अगला एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर मान लो कि कोई भी फलन दिया हुआ है, वो के टाइम है ना, के ऑफ फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, तो अगर के कोई कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता है। जैसे कांस्टेंट का कोई अवकलन नहीं होता है, वैसे कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता है। तो ये क्या देता है भाई, के ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स और क्या भाई डी एक्स। समझ में है? तो इस हिसाब से अगर हम बाबू बात करें प्रॉपर्टी नंबर 5, क्या क्या बात करें, देखो अगर हम कह दें कि इंटीग्रेशन ऑफ के वन एफ वन एक्स डी एक्स प्लस के टू एक्स टू, है ना, के टू एफ टू एक्स डी एक्स, ऐसे ही डैश डैश करके बात करें के एन एफ एन एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा, इसके सारे कांस्टेंट भी क्या हो सकते हैं बाबू, बाहर आ सकते हैं ना। तो ये बाहर आके भाई क्या दे सकते हैं, ऐसे देखो के सब बाहर ले लो, के वन एफ वन एक्स डी एक्स प्लस के टू एफ टू एक्स डी एक्स प्लस डैश 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 प्लस के एन एफ एन एक्स डी एक्स। क्लियर? बात समझ में आई ना? चलो तो इतना पांचों नोट कर लो। इसके बाद हम लोग अब आएंगे, स्टार्टिंग करेंगे अपने क्वेश्चन से। ठीक है, चलो भाई, तो इतने 5 हो गए ना प्रॉपर्टीज। पहला क्या प्रॉपर्टी था कि यदि किसी फंक्शन का अवकलन करे, मतलब किसी फंक्शन का समाकलन करने के बाद अवकलन करे, तो भी नया जो फंक्शन जो वैल्यू आती है वो पुरानी वाली फंक्शन ही होती है। और दूसरी बात करें कि यदि फंक्शन का अवकलन करने के बाद उसका समाकलन करें फिर भी वह पुराना वाला फंक्शन ही देता है, वास्तविक फलन। और इधर क्या बात कर रहे हैं भाई, दूसरी प्रॉपर्टी कि यदि किसी अवकलज का, ठीक है, हाँ तो देखो अगर हम किसी अवकलज फंक्शन के अवकलज, देखो यही तो है, सेम है ना, ये देगा फंक्शन ही। कुल मिला के जरा ध्यान से सोचोगे तो ये देगा एफ एक्स और ये देगा जी एक्स, है ना। ये क्या देगा भाई, एफ एक्स और ये क्या देगा जी एक्स। इसका मतलब अगर दो फलन बराबर हैं तो उसका समाकलन भी बराबर होगा। क्लियर? दो फलन का अवकलज बराबर हो तो उसका समाकलन होने वाला समाकलन भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना। तीसरी प्रॉपर्टी याद रखना कि यदि दो फलनों को जोड़कर उसका समाकलन करें तो वो पहले और दूसरे फलन को समाकलन करने के बाद भी जोड़ दें तो समान होता है। और चौथी प्रॉपर्टी, यदि कोई कांस्टेंट समाकलन के भीतर है तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भी वही काम है, एन है तो एन भी बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारे नोट कर लो। इसके बाद हम लोग अब बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है,
देखो एनसीईआरटी में क्या हुआ है कि पहले एग्जाम्पल में मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, एक समाकलन तो निकालना है, मतलब समाकलन को एक और नाम है प्रति अवकलज, मतलब अवकलज का व्युत्क्रम है ना, इनवर्स डिफरेंशिएशन, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, है ना। इनवर्स डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। हाँ, कोई भी नाम रख सकते हो। तो देखो कुछ क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं। एग्जाम्पल में है कि निरीक्षण विधि द्वारा, है ना, एक विधि है निरीक्षण विधि, ये एग्जाम्पल में ही समझाएंगे निरीक्षण विधि क्या है। मतलब हमको कि फंक्शन आगे जो मिलने वाला है उसका समाकलन नहीं करना है। निरीक्षण विधि एक ऐसा मतलब लगाना है जिससे फलन का अवकलन समाकलन प्राप्त हो सके, का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलन का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज, तो कहीं बाबू अगर प्रति अवकलज लिख दिया तो घबराना नहीं है कि ये अवकलज का प्रति अवकलज क्या है, यही समाकलन है, इसी का दूसरा नाम क्या है, समाकलन। ज्ञात कीजिए। जैसे बाबू एक फंक्शन ऐसे दे दिया, पहला वाला कौन सा फंक्शन है भाई, cos 2x, तो cos 2x का हमको चाहिए समाकलन, लेकिन डायरेक्टली समाकलन ऐसे और ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमें इसको निरीक्षण विधि से सॉल्व करना है। मतलब अवकलन लगाएंगे और अवकलन का उल्टा करेंगे तब पता चल जाएगा कि यहाँ क्या है, इसका समाकलन क्या है। तो जरा ये देखो, अगर हम कहें कि cos 2x किसका जो है, क्या कह सकते हैं, अवकलन है, अवकलज। क्लियर। हमें क्या चाहिए बाबू, एक इधर देखो, एक बात याद करो, d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx क्या होता है, fx होता है। क्लियर। तो अगर ये वाला fx है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही अब इसको खोजेंगे, निरीक्षण विधि लगाएंगे। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d/dx ऑफ sin 2x लिख सकते हैं ना, हमको ये चाहिए कैसे भी, तो sin 2x से करेंगे तो ये होता है 2 cos 2x, है ना, 2 cos 2x, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अच्छा बात करो तो cos 2x की वैल्यू चाहिए, तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा, 1/2 d/dx क्या हो जाएगा भाई, sin 2x लिख सकते हैं ना, d/dx sin 2x। तो अच्छा, अब इसके बाद आगे कर दो अवकलन, 1/2 भीतर लेके चले जाओ, तो ये क्या मिलेगा भाई, यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, हाँ, तो वैल्यू आएगा हमारे पास 1/2 d/dx ऑफ sin x, और क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ 1/2 अंदर ले लो, मतलब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो चाहे अंदर हो, वैल्यू तो वही देने वाला है। क्लियर है ना। तो देखो cos 2x का अगर प्रति अवकलज करें तो ये आ गया, बात समझ में आई, cos 2x का प्रति अवकलज, यही तो है फंक्शन, d/dx ये फंक्शन है, अगर इसका अवकलन कर दे तो ये मिलता है हमको cos 2x का प्रति अवकलज 1/2 sin 2x। क्लियर, बात समझ में आई। चलो, तो अब इसके बाद आगे करते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन। देखो जैसे एक और क्वेश्चन है 3x², अगर ये नहीं समझ में आया तो अभी एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। देखो 3x² प्लस 4x³ हमें चाहिए इसका समाकलन, ठीक है। चलो, तो देखो अगर ये फलन है 3x² प्लस 4x³ है ना, इसका चाहिए हमको प्रति अवकलज, तो प्रति अवकलज मतलब समाकलन चाहिए। तो जरा सोचो कि अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो ये कैसा फंक्शन मिलेगा, मन में करना है, यहाँ डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि लगाना है निरीक्षण विधि। कैसे निरीक्षित करो, तो समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा x³ एक पावर बढ़ेगा डिवाइडेड बाई क्यूब, तो ये 3 से 3 कट, देखो 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 ध्यान से, है ना, कि कॉपी में नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है। अगर हम इसको लिखना चाहें और समाकलन कर दें तो ये हो जाएगा x³ होगा कि नहीं होगा। x² का समाकलन करते ही, x² का समाकलन करते ही एक पावर ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है, और जितने पावर बढ़ते उतने से ही डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। और देखो इधर भी वही काम होगा, एक पावर ऊपर बढ़ जाएगा, जितना बढ़ेगा उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखो क्या मिला हमको फंक्शन x³ प्लस x⁴,
यही वाला फंक्शन है जिसका इसका ये प्रति अवकलज है। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे, चूंकि है ना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम डी बाई डी एक्स करें तो कितना मिलेगा, उसी का है ना, डी बाई डी एक्स करें तो कितना मिलेगा हमको, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब मिल गया। देखो यही है ना, है कि नहीं ये। तो इसका प्रति अवकलज क्या है, ये है। इसका अवकलन क्या है, ये है। बात समझ में आई, समझ में आई नहीं। तो इसका प्रति अवकलज हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का प्रति अवकलज क्या है भाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 है। ये कहाँ से मिला, समाकलन, हल्का से समाकलन कर लो, लेकिन इसको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। निरीक्षण विधि से प्राप्त हुआ कि अगर इसका अवकलन कर दें तो ये मिलेगा और इसका समाकलन कर दें तो ये मिलेगा। क्लियर। तो इसका समाकलन क्या होगा, ये प्रति अवकलज को ही तो समाकलन बोलते हैं, इसका समाकलन। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो ऐसे ही देखो एक और क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, एक और निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि एक और देखो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है 1/3 1/x, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0, इसका चाहिए हमको प्रति अवकलज। तो जरा ये सोचो कि अगर हम d बाई डी एक्स कर दें log x का, तो हमको क्या मिलता है, 1/x मिलता है। तो इसका प्रति अवकलज यही होगा, होगा कि नहीं। ये कैसे मिला, याद है ना फंक्शन, ठीक है, अवकलन है। इसका डायरेक्टली log x हो जाएगा, इसका समाकलन क्या होगा भाई, log x। तो 1/x का प्रति अवकलज कितना होगा, 1/x का प्रति अवकलज log mod ऑफ x है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। इसके बाद अब डायरेक्टली हम लोग करेंगे समाकलन। ये हो गया निरीक्षण विधि, डायरेक्टली निरीक्षित करेंगे कि डी बाई डी एक्स, हमको ये आज तक यही पढ़े ना, तो इसी से करेंगे। अब करते हैं डायरेक्टली समाकलन, है ना। निरीक्षण विधि खत्म, अब आते हैं समाकलन पे। 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप के दे रहे हैं, ठीक है, बनाने हैं, है ना, सभी को साथ साथ ही बनाने हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो देखो अगर हम क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, लिखते चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन करना है, ठीक है। दूसरा लिखो, चलो भाई लिखते चलो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 2/3 + 1 ऑफ डी एक्स। तीसरा एक और लेते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 2/3, आगे क्या है, प्लस 2e के पावर x प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x dx। क्वेश्चन ये है ना भाई, 1/x dx। हाँ चलो ठीक है, सही है। इन 3 क्वेश्चन है, एक एक करके बनाते हैं, ठीक है, पहले को, दूसरे को और तीसरे को, ठीक है। दिख रहा है ना फंक्शन। चलो तो पहला बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हल क्या है भाई, एक्स क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। जरा ये सोचो और क्या लिख सकते हैं उसको, दोनों को अलग अलग भाग दे दिया जाए, क्या मिलेगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, है ना भाई। क्या कोई दिक्कत, बोलो ना, नहीं ना। चलो आगे बढ़ा जाए। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट गया, बच गया x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। अच्छा अभी प्रॉपर्टी बताएं कि अगर बीच में कोई प्लस है या माइनस है तो उसको अलग अलग भी इंटीग्रेशन करके प्लस माइनस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, तो बाबू इसको और क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स लिख सकते हैं, बाहर माइनस कर लो, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डी एक्स हो गया। चलो अब करते हैं समाकलन। तो x और dx का समाकलन करेंगे तो x के पावर 1 है ना भाई, x के पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ जाएगा, x है तो पावर 1 ही रहता है, और जितने बड़े हैं ऊपर जितने लिखे हो उतने ही नीचे ले जाएंगे। फार्मूला नंबर फर्स्ट, इधर भी वही काम होगा।
यहाँ देखो 1/x² है, इसको और क्या लिख सकते हैं, x के पावर -2 है ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसी में एक पावर बढ़ता है और जितना यहाँ लिखा रहता है फोटो उसी को नीचे लिख देते हैं और dx कर देते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, तो यहाँ से भाई क्या मिलेगा, अब x के पावर x²/2 है ना। अरे इंटीग्रेशन तो हो गया, अब यहाँ क्यों लगाए है ना, इंटीग्रेशन हो गया, देख लो कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन तो हो गया भाई। x dx का इंटीग्रेशन किए, एक पावर बढ़ गया और नीचे भी 1 + 1 हो गया। 1/x² को बना दिए x -2 में एक बढ़ गया और नीचे भी जितना बढ़ा है उतना लिख दिए, है ना। चलो अब इसके बाद इसको क्या कर लो, ऐड कर लो। यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर अच्छा दोनों के साथ साथ एक कांस्टेंट भी था, जो कांस्टेंट हम छोड़ दिए है ना, छोड़ दिए। चलो लिख लिया जाए उसको कांस्टेंट, फिर से देख लो एक बार, एक स्टेप और बढ़ा के कांस्टेंट भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कभी भी समाकलन करते हैं तो एक सी देता है, निश्चित अनिश्चित अचर है ना। देखो यहाँ पर आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, साथ ही साथ देगा एक c1 कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी लिख लिया जाए एक ही बार में डायरेक्ट कर दें, ये x² ऊपर कर लो और इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा x के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है, प्लस c2 बन गया, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से इक्वेशन और क्या बनेगा, जगह है, ये बन जाएगा x²/2 + c1, और इधर क्या बनेगा x -1/-1, ठीक है, प्लस c2, ये ब्रैकेट में रहेगा बराबर 0। यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो देखो ये -1, ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब हमको मिलेगा x²/2 + c1 माइनस x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, प्लस x के पावर -1, ठीक है, कोई दिक्कत, हर में अगर माइनस हो तो गायब हो सकता है, और इधर भी हो जाएगा c2 बराबर 0। x²/2 इसको x के पावर -1 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x, और उधर c2 जाएगा, c1 जाएगा, तो यह बना लेगा c2 - c1, बन गया इक्वेशन, समाकलन हो गया हमारा, ठीक है, उसका समाकलन हो गया। और जहाँ पे ये c2 - c1 एक और निश्चित अचर ले लो, जाहिर सी बात है कि अगर c2 कोई मान लो कि 5 आ गया, 10 आ गया, चाहे समथिंग कुछ भी आ गया, तो उसमें से इसको घटाएंगे तो एक नया अचर आ जाएगा, उसको और भी लिख सकते हैं x²/2 + 1/x, और ये c1 - c2 कोई अचर ले लो तो ये हो जाएगा प्लस c = 0। बात समझ में आई, नोट कर लो फटाफट। जहाँ c1 - c2 एक अचर राशि है, यहाँ c2 - c1 है, इधर लाएंगे तो c1 - c2, इसलिए तो इधर प्लस c लिखे हैं, ठीक है, ध्यान है। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन दिए थे दूसरा, उसको बनाते हैं। वो क्या कह रहे हैं भाई, देखो इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा नंबर x के पावर 2/3 + 1 होल बाई d/dx। तो फिर यही बात है कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन प्लस में हो तो उसको अलग अलग इंटीग्रेशन करके भी प्लस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। तो चलो अलग अलग प्लस करते हैं, ये हो जाएगा x के पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। चलो अब यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कितना भी पावर हो एक बढ़ता है, और जितना बढ़ता है उतना ही नीचे डिवाइड में लिखा जाता है। यहाँ हो जाएगा x के पावर 2/3 + 1 डिवाइडेड बाई 2/3 + 1, सही है ना, और फिर एक कांस्टेंट देगा c1। यहाँ पर देखो 1 का अवकलन करते हैं तो x देता है,
और प्लस क्या हो जाएगा भाई C2 बराबर 0, है ना। आगे किया जाए तो आगे क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू आएगा हमारे पास 3, आगे जाएगा 3 to 5, है ना, 5/3 x की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस x, ये दोनों मिलके बन गया एक नया कांस्टेंट c। जैसे देखो वहाँ बना था ना, उधर गया फिर इधर आया, बना तो c ही कांस्टेंट एक नया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ बन गया c और यही हो गया हमारा आंसर। और कुछ कर सकते हैं नहीं, बस खत्म आंसर। बहुत छोटा है। चाहो तो 5/3 को यहाँ पूरा एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया इसका आंसर। चलो अब अगला बनाते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा। चलो बनाओ, साथ साथ बनाओ ना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो जिसका जिसका बन गया, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 2/3 प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x dx। फिर लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 3, तुरंत लगेगा प्रॉपर्टी 3। अगर फंक्शन ढेर सारे प्लस या माइनस में है तो ये इंटीग्रेशन अंदर जाके अप्लाई हो सकता है। सभी को अलग अलग इंटीग्रेशन करके भी प्लस करें तो वही वैल्यू देगा जो सभी को प्लस करके भी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। बनेगा ना, अच्छा वेरी गुड। अब देखो कहीं कांस्टेंट दिख रहा है, ये देखो, है ना, बाहर ला सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 2/3 dx प्लस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन अभी हुआ, देखो हुआ ना, कितना आएगा, x के पावर 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1। इसका भी कांस्टेंट C1, इसका कांस्टेंट C2, इसका कांस्टेंट C3, ओवरऑल मिला के कांस्टेंट C, है ना। यहाँ बनेगा 2e के पावर x, क्योंकि इसका तो कुछ समाकलन होता ही नहीं है, ना तो अवकलन नहीं समाकलन। और इसका जब समाकलन करेंगे भाई तो माइनस 1/x का होता है क्या भाई, लॉग ऑफ मॉड x, क्लियर, प्लस c। ये बन गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो बन रहा है ना अब क्वेश्चन। बस पावर, अगर पॉलिनोमियल है तो पावर बढ़ाओ, ये है ऐसा फंक्शन तो डायरेक्ट ऐसे ही रहने दो, और ये तो याद ही हो गया 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ऑफ मॉड x। ये भी प्रॉपर्टी याद है सभी को, ठीक है। अंदर अगर फंक्शन प्लस में है तो इंटीग्रेशन अंदर घुसा के सारे के सारे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन बन गए सभी के। अब देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लिखा जाए। देखो 3 क्वेश्चन और दे रहे हैं, बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर फंक्शन ऐसे दे दे, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉस x का dx, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक और क्वेश्चन है कॉसेक x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x, ब्रैकेट में है कॉसेक x प्लस कॉट x, dx, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन है हमारे पास, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो अब करेंगे आगे, तो ये देखो फिर वही प्रॉपर्टी नंबर 3, अलग अलग अगर फंक्शन प्लस में है तो इंटीग्रेशन अंदर अलग अलग कर सकते हैं ना, प्लस बाहर करके। चलो तो बनाते हैं हल पहले का। ये लिख सकते हैं ऐसे भाई, साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, सही है। चलो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ
माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स करेंगे तो भाई साइन एक्स, आगे क्या बन जाएगा प्लस सी, या फिर उसको और क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेटेड वैल्यू रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हल दूसरा। यहाँ देखो कॉसेक एक्स अभी मल्टीप्लाई में है, तो पहले मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद इंटीग्रेशन भी अलग अलग खोल सकते हैं, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और बाहर है डी एक्स, ठीक है। ज़रा सोचो कि अब फिर वही प्रॉपर्टी नंबर 3, ये डी एक्स भी इसके साथ और इंटीग्रेशन भी इसके साथ, इंटीग्रेशन इसके भी साथ और डी एक्स इसके भी साथ, अलग अलग कर लो, मतलब ब्रैकेट खोल लो। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, अवकलन नहीं समाकलन भाई, अवकलन बार बार दिमाग बैठ गया, समाकलन, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, माइनस कॉसेक एक्स, अभी अभी याद कराए हैं, ठीक है। माइनस कॉमन ले सकते हैं, रहने दो आंसर, जब दोनों के साथ माइनस है तो फिर क्या इधर उधर करना, ठीक है। हो गया आंसर। इसके बाद अगला बनाया जाए, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर इसको मिटा दे रहे हैं, यही बनाते हैं तीसरा। हल नंबर 3 दिया हमारे पास फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो तो ये देखो अलग अलग डिवाइड भी तो हो सकता है ना, एलसीएम लेके ही तो किया गया होगा। थोड़ा सा फैक्टराइज कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या बनेगा भाई, यहाँ से आगे करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकते हैं, इधर लिख लो डी एक्स, यहाँ लगा लो ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ये भाई देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको थोड़ा सा अलग तोड़ लो बाहर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x, है ना, और 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, बाहर है डी एक्स, ठीक है। अब अंदर इंट्रोड्यूस कर लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन कर लो, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास आने वाला है। चलो भाई, तो देखो आगे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, याद करें भाई, बताओ 10x, है ना, और इधर देखो सेक 10x सेक एक्स या सेक एक्स 10x क्या होता है, सेक एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो 3 टाइप के वो बने, पॉलिनोमियल टाइप, और 3 टाइप ये बना है ना, कैसा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप। अब कुछ और टाइप के फंक्शन है, उसको भी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा हम लोग, ठीक है। चलो भाई, तो देखो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अब आगे बनाते हैं। कोई एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको बना लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है भाई क्वेश्चन, हाँ यार, एक है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6 दिया है, ठीक है, प्लस 6 है,
और इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है जहां f0 इज इक्वल टू 3 है, मतलब इसका समाकलन ज्ञात करो और f0 बराबर 3, मतलब फंक्शन वो पहले से ही दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है तो का समाकलन लिख ही देते हैं, पूरा फंक्शन लिख देते हैं, क्वेश्चन नहीं, 1 मिनट लगेगा बस, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए जहां f ऑफ 0 बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है? 3, मतलब प्रति अवकलज जो है ना, उस देखो f कैपिटल F लिखे हैं प्रति अवकलज, f लिखे हैं ये वाला फंक्शन, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है जहां पर उसी इंटीग्रेशन में 0 रख दिया जाए तो फलन का मान 3 आना चाहिए, है ना। तो देखो अब हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन, तो देखो क्या दिया भाई, f(x) इक्वल टू 4x³ प्लस 6, है ना। इंटीग्रेशन कर लो। अच्छा प्रति अवकलज ही तो निकालना है, कर लिया जाए इंटीग्रेशन, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, तो इधर क्या मिलेगा हमको, देखो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस 6 बाहर कर लो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, है ना। ओवरऑल क्या मिला, x⁴ डिवाइडेड बाई 4 और 6x, साथ ही साथ एक मिला हमको c। ध्यान रखना इसमें c का ही खेल है, c का यूज़ आने वाला है ना। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, बच गया हमारे पास x⁴ प्लस 6x प्लस c, ये फलन हो गया। कह रहा है कि यही जो f(x) है ना, इसका जो इंटीग्रेशन है ये है हमारे पास f(x), मतलब अवकलज आ गया, क्लियर। कह रहा है कि यही f(0) पे कितना दे रहा है भाई, 3 दे रहा है, f(0) पे फंक्शन कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ रखा जाए लेफ्ट हैंड, इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, इसका मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, तो f ऑफ 0 कितना मिलेगा हमको, इधर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगा, 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस c, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं भाई कि ये जो c है इसकी वैल्यू आ गई 3, एक अचर राशि, जिस अचर राशि का मान हमको मिल गया। अतः यह फलन कैसा होगा, अतः प्रति अवकलज जो होने वाला होगा, अवकलज प्रति अवकलज का मान f ऑफ x कैसा मिलेगा, x⁴ प्लस 6x प्लस 3, जो हमारे पास कांस्टेंट था वो अब एक अचर राशि, वैसे भी वो अचर राशि था लेकिन अननोन था, अब नोन राशि हो गई। इसीलिए समाकलन में हमेशा c लिखना मत भूलना, ज़रूरत आ गई ना, क्लियर है ना। तो c की वैल्यू 3 आ गई, जो कि प्रति अवकलज का समीकरण होगा, क्लियर है। चलो तो इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है ना, 2-3 और क्वेश्चन है। अच्छा कुछ पॉलिनोमियल्स हो गए, कुछ क्या बोलते हैं उसे, अरे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए, एक ऐसा हो गया। थोड़े से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक दो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, अगर कहीं दिया हो तो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वैसे आप लोग के ना तो एक्सरसाइज में है ना ही कहीं क्वेश्चन में है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको एग्जाम में आने भी नहीं वाला है, ठीक है। तो उसको पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, बस आप लोग फार्मूला याद रखेंगे और चाहे जाए तो 1-2 क्वेश्चन बना भी सकते हैं, और नहीं बना सकते उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1-2 और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के एग्ज़ाम के बेसिस पे, जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है। अगर हाफ ईयरली ख़त्म हो गया होगा तब तो कोई बात ही नहीं है ना, मैनेज करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं होगा, 1-2 दिन में आने वाले में होगा, तो देख लो
उस हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन अभी बना दिए जाता है, अगले लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू फलन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब फलन है हमारे पास दिया हुआ है, समाकलन करना है इसका, कर लो। समाकलन होगा क्या भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स होल स्क्वायर, है ना। चलो सही है। अब इसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ देखो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, समाकलन कर रहे हैं। तो अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो पावर होता है वो एक बढ़ता है ना, पावर एक बढ़ता है। तो इंक्रीज करो पावर, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल पावर 3, है ना, एक बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 + 1, है ना, एक पावर इंक्रीज करेगा और डिवाइड भी उतने ही पावर से होने वाला होगा, ठीक है। करो सॉल्व करो। 2x + 3 और अपॉन हो जाएगा कितना, डिवाइडेड बाई 2 + 1, और साथ ही साथ देखो ये ax है ना अंदर का बिगड़ेल फंक्शन, याद है अवकलन का, तो इसका यहीं पे अवकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a, क्लियर। तो ओवरऑल हमें आंसर कितना मिलेगा भाई, ax + b के होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 3a, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले होंगे और इसका आंसर भी यही आएगा, क्लियर, +c, ठीक। अब आगे करते हैं, 1-2 और क्वेश्चन ले लो। जैसे यहाँ पे है एक क्वेश्चन और, ये देखो क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन मान लो दूसरा नंबर, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारा sin 2x माइनस 4e⁻3x, समाकलन करना है डायरेक्ट। तो sin 2x का समाकलन कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको निरीक्षण विधि से अगर सॉल्व किया जाए तो इसका वैल्यू कितना आता है भाई, याद करो। sin 2x अगर हम लिखना चाहें तो d/dx ऑफ -cos 2x को बोल सकते हैं हम लोग 2 sin 2x। तो यहाँ से sin 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, 1/2 d/dx माइनस cos 2x। या फिर अगर इसका डायरेक्टली समाकलन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा sin 2x dx, और साथ ही साथ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x dx, क्लियर। 4 बाहर निकाल लो, ये आएगा sin 2x dx माइनस 4e⁻3x dx, क्लियर। यहाँ देखो sin 2x है, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा -cos 2x डिवाइडेड बाई 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इधर करते हैं तो 4 × e⁻3x होगा, साथ ही साथ जितना इसमें मल्टीपल होता है उतना नीचे लिख दिया जाता है, +c हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना मिलेगा हमको, -cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4/3e⁻3x + c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे, है ना, सारे के सारे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं। आगे भी इंटीग्रेशन का, अभी तो ये सब बहुत सिंपल छोटा क्वेश्चन है यार, ना इसमें कोई दम ही नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, इंटीग्रेशन के नया चीज़ है, समझ लो, सीख लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + ex dx, इसको बना लो। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + इंटीग्रेशन ऑफ ex, या फिर ये लिख सकते हैं ना dx + इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, ठीक है। कर लो, 2 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx + इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, क्लियर। x² का अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा,
एक पावर बढ़ जाता है डिवाइडेड बाई एक पावर प्लस ई के पावर एक्स का करेंगे तब तो यही मिलने वाला है, इधर तो कुछ भी होना ही नहीं है ना। आगे बढ़ो, 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई के पावर एक्स कितना हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी, है ना, प्लस सी आंसर। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाए 7.1, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में 7.1 एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।